Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज कवर करते हैं MCQ के फॉर्मेट में डेली बेसिस पर न्यूज। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। ये रहा डिस्प्ले पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और इम्पोर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अंत तक बनी रहे, आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एटलीस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO प्रोग्राम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। ये हमारा क्वेश्चन है कि जो AEO प्रोग्राम है भारत में, वह किस अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऑपरेट उसको किया जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन हमारा है WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंप्लायंस चार्टर, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क। राइट ऑप्शन क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। ठीक है साहब, चलिए करेक्ट बताइए राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन क्या है हमारा। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं क्या है फीडबैक क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि WTO ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो MSME है, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल मिडिल एंटरप्रेन्योरशिप, उनको बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक AEO कार्यक्रम की प्रशंसा की है WTO ने। ठीक है जी, तो इसलिए यह न्यूज़ में है, क्लियर पॉइंट है। हालांकि जो यह कार्यक्रम है वह WCO के अंतर्गत सेफ जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। यानी कि प्रशंसा किसने की है? इन्होंने केवल प्रशंसा की है, इन्होंने केवल प्रशंसा की है। फ्रेमवर्क किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, यानी कि WCO के सेफ फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यह फ्रेमवर्क काम कर रहा है। हालांकि मैं फिर से बता दूं आपको कि WTO ने इसकी प्रशंसा की है। क्लियर पॉइंट है। WCO क्या है? WCO ने, एक मिनट, सॉरी, WCO ने जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए जून 2005 में, एक डेट लिखेंगे आप, जून 2005 में सेफ स्टैंडर्ड्स को अपनाया था। ठीक है, किसने? WCO ने। क्यों अपनाया था? इंटरनेशनल फूड चेन, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सप्लाई को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षा उसको मजबूत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक स्टैंडर्ड अपनाया गया WCO के द्वारा 2005 में, जिन्हें हम सेफ नाम से जानते हैं, SAFE, सेफ फ्रेमवर्क। क्लियर था? कोई दिक्कत? जो सेफ है, जो हम सेफ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, सेफ स्टैंडर्ड मुख्य रूप से उसके, हम जब बात कर रहे हैं 3 प्लस पे वह काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका 3 स्तंभ में सबसे इंपॉर्टेंट है सीमा शुल्क, व्यापार से रिलेटेड जो साझेदारी है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और यह भारत में CBIC के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था आई थिंक, और 2011 में इसको इनिशिएट किया गया था। 2011 में CBIC के अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था, जिसे 2016 में संशोधित किया गया, यानी कि अमेंडमेंट भी किया गया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट हद तक आई होप कि आपको पता चल गया होगा। राइट ऑप्शन हमारा है WCO के अंतर्गत सेफ स्टैंडर्ड्स। सेफ स्टैंडर्ड्स को कब अपनाया गया था? 2005 में
सेफ स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? इंटरनेशनल सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए। भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया CBIC के अंतर्गत 2011 में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज टेट्रेनियम मेलेनियम वॉज फाउंड इन विच नेशनल पार्क ऑफ केरला। ठीक है जी, यानी कि जो एक प्लांट है उसकी डिस्कवरी हुई एक स्पीसीज की, वह केरला के किस नेशनल पार्क में पाया गया है, यानी जो स्पीसीज है किस नेशनल पार्क में पाई गई है। तो ये सभी जो नेशनल पार्क है वह केरला के हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसमें से एक ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। ऑप्शन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इवेकुलम नेशनल पार्क, कैंडरमुख नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या है बताइए सर आप। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इरेविकुलम नेशनल पार्क है, जहां पर इस पौधे की क्या है प्रजाति पाई गई है। कौन से पौधे की? ट्रेटिनियम, ट्रेटिनियम और मैनिलालम। ठीक है, दोबारा से पढ़ लो, अगर नाम समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं तो आप पढ़ सकते हैं, बोर्ड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ये विविधता है इसकी खोज से क्या हो रहा है? इसकी खोज से हम चीज समझ सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उसमें उसकी जैव विविधता कहीं ना कहीं बढ़ने को, वृद्धि हमें देखने को मिलती है। कैसे? जैव विविधता क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पौधों का पाया जाना, तो क्या हो गया? पौधों की जैव विविधता। जंतुओं का पाया जाना, जैव विविधता, सॉरी जंतु विविधता। ओवरऑल जब हम पूरे जैव की हम बात करें, जीवों की हम बात करें, सजीवों की बात करें, तो उसको बोल रहे हैं जैव विविधता। ठीक है, तो उसकी वृद्धि को हमें देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये जो पौधा है यह किस से रिलेटेड है? तो मैं आप सभी को बता दूं, यह गाजर फैमिली को रिलेट करता है। किसको रिलेट करेगा? गाजर फैमिली को रिलेट करता है। आप याद रखेंगे कि जो ये पौधा पाया गया है यह गाजर फैमिली को रिलेट करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये केरला का है, ये केरला के इस नेशनल पार्क में पाया गया है। ठीक है, इरेविकुलम राष्ट्रीय नेशनल पार्क में। ठीक है, यह पड़ता है इडुक्की जिले में। आप चाहें तो लिख सकते हैं इडुक्की जिला। इडुक्की जिला में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट टास्क ये है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, तो कोई दिक्कत सॉरी। ठीक है, दिक्कत, चलो। तो राइट ऑप्शन हमारा है इरेविकुलम नेशनल पार्क, गाजर फैमिली से रिलेट करता है और यह इडुक्की जिले में पाया जाता है। क्लियर पॉइंट, डन। जब हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों की, तो नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, उन सब के लिए एक संस्था काम करती है, जिसे बोलते हैं हम IAAT। एक संस्था है IAAT, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम पढ़ रहे हैं इन चीजों को। IAAT है क्या? तो बेसिकली यह एक वैज्ञानिक संस्था है जो भारत में, ध्यान से सुनेंगे, जो भारत में जो फूलदार पौधे होते हैं उनकी पहचान करती है, उनका वर्गीकरण करती है और इन सब कार्यों को बढ़ावा देती है। दोबारा सुन लीजिए कि जो IAAT है वह एक वैज्ञानिक संस्था है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, जो क्या करती है, जो फूलदार पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण करेगी, उनको पहचानेगी और इस कार्य को आगे बढ़ाने की, पहचान करने वाले कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य IAAT करती है। इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फूलदार पौधे। ठीक है, क्लियर। तो इसके नाम में छिपा है ये क्या काम करने वाली संस्था है। तो इंपॉर्टेंट टास्क ये है, क्योंकि आप सभी जानते हैं संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं कि उनका कब स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है, मुख्य कार्य उनका क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि IAAT को हम डिस्कस तो कर चुके हैं पीछे भी, एक बार फिर से लिख देता हूं। IAAT की स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 1990 में IAAT
सॉरी IAAT की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर बात करें हम इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर है केरला में। कहाँ पड़ेगा बेटा? केरला में पड़ेगा भाई, केरला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर होगा केरला में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी हिंदी में लिख रहा हूँ, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट यानी अधिनियम 1860। इंग्लिश में लिख सकते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। सिंपल सा उद्देश्य क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी है उसको बढ़ावा देना है, वैज्ञानिकों को शोध करना है, छात्रों को क्या है एक मंच के रूप में कार्य कर सके छात्र, उनको हम प्रैक्टिकल चीजें बता पाए। ठीक है जी, इनका हर बार इसका एक सम्मेलन होता है जहां पर ये छात्रों के से एक मंच के रूप में बात भी करते हैं, और हर साल उनका एक थीम भी रहता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सब गूगल करेंगे, हालांकि मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप गूगल करें कि 2025 का जो इवेंट हुआ है उस इवेंट का, एक मिनट, उस इवेंट का थीम क्या है, विषय क्या है उस इवेंट का। मैं चाहता हूँ आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हालांकि मैं बोलता हूँ कोई भी कमेंट नहीं करता है, बट आई स्टिल होप कि आप करेंगे। ठीक है, क्लियर, डन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताता हूँ कि जो IIAT है, IIAT एक पत्रिका का संपादन करते हैं, ये एक पत्रिका निकालते हैं रहीदा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि रहीदा किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह एक पत्रिका का संपादन करते हैं, एक पत्रिका निकालते हैं रहीदा, जहां पर ये अपने शोध, अपने जो रिसर्च है उसको प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो अब याद रखेंगे रहीदा, आपको याद रहना चाहिए। IIAT याद रहना चाहिए, कब स्थापना 1990 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे? केरला में है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन था वो गाजर से रिलेटेड गाजर फैमिली से रिलेटेड एक नए पौधे का क्या हुआ है, पाया गया, खोज हुई है। इसके लिए न्यूज में है, कहाँ पे मिला है बेटा? इरेविकुलम नेशनल पार्क में मिला है, जो इडुक्की जिले में पड़ता है। और कहाँ पे? ये केरला में। तो यहाँ पे तो केरला लिखा नहीं है क्योंकि केरला क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से। कोई दिक्कत है तक? चले आगे, चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मालाबार ग्लैंडिंग फ्रॉग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, एक फ्रॉग की प्रजाति को लेकर जो रिसेंट न्यूज में रहा है वह किस रीजन में एंडेमिक के रूप में न्यूज में रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है, डन। ऑप्शन हमारे बहुत ही सिंपल से हैं, किस रीजन में देखा गया है? ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट्स या फिर हिमालयास, कहाँ पे यह हमें एंडेमिक के रूप में देखा है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट है। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए सर, बताइए। बताइए, इसलिए आई एम वेटिंग कि कोई कुछ कर दे, कमेंट समेंट। अब तो समय भी हो गया काफी, बट स्टिल डोंट स्टिल पीपल हैव नॉट फेथ, तो सॉरी, व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू मेक वर्क, बट स्टिल पीपल आर नॉट। चलो, तो राइट ऑप्शन हमारा है, बताइए, चलो मैं करता हूँ। राइट ऑप्शन हमारा है वेस्टर्न घाट। कहाँ गया ये रहा, राइट ऑप्शन हमारा है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में थोड़ा समझते हैं कि ये भी क्या हुआ है, कर्नाटक के एक गांव है, कर्नाटक की लोकेशन है बेलगावी। ठीक है, वहां पर ये मेढक देखा गया है। तो वेस्टर्न घाट में कहाँ पे देखा गया है? कर्नाटक में। तो आपके पास सीधा ऑप्शन ये भी आ सकता है कि कहाँ पाया गया है? कर्नाटक में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है रोकोफोरस। ठीक है, तो ग्लाइडिंग फ्रॉग है ना, रोकोफोरस।
कभी कभी पूरा नाम लिखना ठीक नहीं होता ना, समझ जाया करो। ज़्यादा टेढ़ मेढ़े नाम होंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सीधा उसको याद रहेगा, सुन दिखेगा तो आप मार देंगे ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। तो यह वेस्टर्न घाट क्यों लिखा हुआ है फिर? क्योंकि वेस्टर्न घाट की ये स्थानिक जनजाति है, स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति यानी कि ऐसी प्रजाति जो सिर्फ उस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, उसे बोलते हैं स्थानिक प्रजाति, ठीक है, क्लियर पॉइंट। विशेषता क्या है? ग्लाइडिंग फ्रॉग बोला जा रहा है, तो यह पत्तों पर रहता है बेसिकली। कहां पर रहता है? पेड़ के पत्तों पर, पेड़ों के पत्तों पर रहता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। फैक्ट एक अच्छा है इसमें ये है, आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये इसलिए लिखना है क्योंकि ये उड़ने वाला मेंढक है, उड़ भी सकता है ये। मुझे क्वेश्चन याद आ गया, उड़ने वाला मेंढक। सिविल से में क्वेश्चन आया था कि आप सभी को याद है कि तैरने वाला ऊंट कौन सा है? सिविल्स में एक एग्जाम में था, शायद 2020 या 21 के पेपर में था कि निम्नलिखित में से बताइए कि ऊंट की कौन सी प्रजाति है जो तैर सकती है। तो उसी तरीके से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि उड़ने वाला मेंढक कौन सा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये उड़ने वाला मेंढक है, ग्लाइडिंग फ्रॉग, जो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेट करते हुए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कहीं ना कहीं फंसे पेपर में और आप याद रखो कि मैंने बताया था। नेक्स्ट हमारा है हाँ ठीक, एक चीज़ और यहाँ लिख सकते हैं, इसकी आयुषन का कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। IUCN रेड डाटा बुक में क्या स्टेटस है? तो लीस्ट कंसर्न है, तो इसलिए मैंने बोल नहीं था लीस्ट कंसर्न, बट आ जाए तो आप लिख देना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है बेटा, वर्ड देखेंगे, डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि बताइए आप। सिंपल सा है कि भारत का पहला जो स्वदेशी, जिसका डिजाइन भी स्वदेशी है, देश में बनाया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हुई है, यानी कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई है, ऐसा पहला कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दुख होता है कि आपने INS विक्रांत पूरा पढ़ रखा है, कितना बड़ा है, क्या इसका वेट है, क्या एयर मास, क्या मास है इसका, है ना, सब कुछ आपको पता है, बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी, आपने ये सोचा नहीं कि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस तरीके से भी सोचें कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टफ तैयारी कर लेते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही इजी चीज़ें आ जाती हैं और तभी वो हमें कॉम्प्लेक्स दे देती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें टफ जान के या टफ समझ के कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, इसलिए इजी चीज़ें छोड़ हम देते हैं और वही फिर हमें एग्ज़ाम में दिख जाती हैं, और जब वो एग्ज़ाम में दिखती है तो फिर हमें दुख दे देती है। दुख इसलिए देती है कि हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत टफ क्वेश्चन लगाए थे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली थी कि अब हम इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ओबियसली इसका कुछ लेवल होगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही हलवा टाइप के होते हैं, बट हलवा गर्म हो तो खाया नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप नहीं पढ़ते तो आप नहीं कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा है INS विक्रांत। तो भाई समझने लायक चीज़ ये है कि INS विक्रांत ऐसा एयरक्राफ्ट था जो भारत में पहली बार जिसे डिज़ाइन भी भारत में किया गया था और मैन्युफैक्चर भी भारत में किया गया था। दूसरा, न्यूज़ में इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रयोग किया गया, इसकी प्रशंसा की गई, ठीक है। तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया भारत में और इसको मैन्युफैक्चर भी भारत में किया गया, सिंपल। दूसरा, इसे जो मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया था? मैसर्स कोचिन शिपयार्ड। तो भाई मैसर्स क्वेश्चन आया था ना पीछे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, मैसर्स कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे कमीशन कब किया गया था? कब कमीशन किया गया था नेवी में?
2022 में कमीशन किया गया था। एक मिनट, यहाँ पे कुछ हो रहा है इसको। कमीशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैं यहाँ पे वो बताने वाला नहीं हूँ इसकी हाइट क्या है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और इसका जो कितना वेट ये हटा सकता है, मतलब जो क्षमताएं होती हैं मापने की, वो नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो रिलेवेंट है और जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ सिर्फ। अननेसेसरी मेरे को बात नहीं करनी है इन चीज़ों को लेकर कि टीप में घुसे ही जा रहे हैं, घुसे ही जा रहे हैं, और वो अननेसेसरी है, ठीक है। पढ़ेंगे हम आगे, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल चीज़ें करेंगे। कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा कि जो कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह कौन से स्टेट में है, ठीक है जी। ऑप्शन आपके हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। कितना सिंपल से क्वेश्चन है ना, बट दुनिया भर का पढ़ लेंगे तो जरूरी चीज नहीं पढ़ेंगे। ये न्यूज़ में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो न्यूज़ में है वो एग्जाम में आता ही आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर क्लास सुननी है। आई नो यू आर नॉट फेथ इन मी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नेसेसरी एंड इट इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द एग्जाम। तो ऑप्शन हमारा मैंने आपको बता दी, 4 ऑप्शन है ये रहे, और राइट ऑप्शन हमारा है उड़ीसा। क्या है जी? उड़ीसा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? उड़ीसा। तो आप अगर वैसे याद नहीं हो रहा तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है। तो कोणार्क एक वर्ड है जो स्पेशली उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो पूरी स्टेट में है ना, तो यह भी पूरी स्टेट में ही है। क्लियर है? तो जो हम बात कर रहे हैं कोणार्क बालूखंड, जो हमारा नेशनल पार्क है, वह उड़ीसा में पड़ता है, और इसे 1984 में 1984 में सेंचुरी घोषित किया गया था। 1984 में इसे सेंचुरी बनाया गया था, नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। और यह पार्क हिरणों के लिए फेमस है। तो यहाँ पे न्यूज़ में ये है, इसलिए न्यूज़ में है कि यहाँ पे जो हिरण हैं उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। उनकी संख्या में वृद्धि हमें देखने को यहाँ पे मिली है, इसलिए यह न्यूज़ में है और फेमस है, ठीक है। क्लियर पॉइंट हद तक? डन। दूसरा पॉइंट है, चित्तीदार हिरणों की जो आज की डेट में आयुसीएन का स्टेटस है, आयुसीएन का स्टेटस है, वो लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब जो कम चिंताजनक, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूनतम चिंताजनक, ठीक है। डन। कोई दिक्कत परेशानी? तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जाम। नेक्स्ट हमारा है, विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू सिक्योर देयर क्वालिफिकेशन फॉर AFC अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप 2026? तो भाई मेरे सिंपल सा है, तो सिंपल से मेरा क्वेश्चन है कि विच टीम डिड इंडिया डिफीट, भारत ने कौन सी टीम को डिफीट हराया है, ताकि अपनी जो AFC अंडर 17 एशियन कप में अपना जो क्वालिफिकेशन है, अपना क्वालिफाई करने की जो उसकी क्या है, वो क्वालिफाई कर जाए, है ना। सिंपल। यहाँ मैं ये मीनिंग नहीं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एसेंस बता रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन से ये डिमांड है, इस क्वेश्चन के द्वारा आपको क्या समझना है और क्या आपको आंसर करना है ना। आई एम नॉट ए ट्रांसलेटर हियर, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन डिमांड, द थिंग इज। तो सिंपल ऑप्शन हमारा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड चाइना। बताइए जी किस टीम को यहाँ पे हराया था? और भारत ने, ये न्यूज़ में इसलिए है बेटा कि भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है, पहली बार। साफ साफ लिखता हूँ, पहली बार की बात है ना। राइटिंग इसलिए खराब है, हाथ में चोट लगी हुई मेरे में ना,
बस। तो पहली बार 2026 के लिए क्वालिफाई किया है और किस टीम को हराया है बताइए? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। तबियत भी खराब है। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहली बार AFC अंडर 17 के लिए जो वुमेन्स एशियन कप 2026 है उसके लिए क्वालिफाई किया है भारत ने, और भारत ने उज्बेकिस्तान को हराया है। ठीक है, और यह जो इवेंट हुआ था यह बिश्केक हुआ था, उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। डन, क्लियर। यानी किसे हराने के बाद भारत ने अपनी जो क्वालिफिकेशन के लिए जो मैच जीतने थे, यानी कि एशिया महिला एशिया कप 2026 के लिए अपनी जगह पक्की कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या समझ सकते हैं कि जो एशिया कप है, इस एशिया कप को ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, मतलब इसका होस्ट कौन सा देश है? ठीक है जी, बताइए जी होस्ट कौन सा देश है? तो बेटा जी होस्ट है इसका चाइना। आप भूलेंगे नहीं, होस्ट है चाइना, यानी कि चीन इसका होस्ट कंट्री है इस इवेंट का। क्लियर? डन। भारत ने इससे पहले यह इवेंट 2005 में खेला था, उसके बाद से भारत ने इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है लास्ट टाइम। ठीक है, यानी कि लास्ट टाइम भारत ने 2005 में इसमें पार्टिसिपेट किया था, उससे के बाद भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब 2026 के लिए भारत क्वालिफाई हो गया है और यह इवेंट चाइना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत ने उज्बेकिस्तान को हराकर अपनी जगह पक्की कर ली है। सिंपल सा क्रैक्स हो गया इस वाली स्लाइड का। ठीक है, सॉरी। आएंगे नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फॉलोइंग द मिलिट्री कॉप इन मेडागास्कर हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू एंटरिम प्रेसिडेंट। बताइए जी कि फॉलोइंग द मिलिट्री कूप इन द मेडागास्कर हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू एंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि अभी मेडागास्कर में क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री कू हुआ है। बताइए तो भाई मेरे, किसने एंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन बड़े टेढ़े मेढ़े से हैं तो शायद मैं नाम भी ना लूँ, आप सिर्फ पढ़ लेंगे ABCD जो भी ऑप्शन हैं। ठीक है, शायद मैं प्रोनाउंस भी ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आप ऑप्शन खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कू हुआ है, मिलिट्री कू हुआ है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है सॉरी, कि जो मिलिट्री में वहाँ पे कर्नल है उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। मिलिट्री कू का मतलब ही ये होता है कि जो मिलिट्री चीफ होता है वह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा करके मिलिट्री शासन वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दे, या खुद शपथ ले ले, या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को शपथ दिला दे, इसे बोलते हैं मिलिट्री कू। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो अभी क्या हुआ है कि जो राष्ट्रपति थे कौन थे? एंड्री रायजोलिना, ये थे प्रेसिडेंट पहले। ठीक है जी, ये पहले प्रेसिडेंट थे, इनको हटाया गया है अभी मिलिट्री के द्वारा। किनको बनाया गया है? इनको बनाया गया है माइकल के आगे जो भी आप पढ़ सकते हैं वो। ठीक है, नाउ तो ये है बेटा हमारे एंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, क्लियर पॉइंट ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया? सिंपल सा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ तक आपको बता दी। आप सभी को पता है मेडागास्कर की लोकेशन क्या है भाई? ये अफ्रीका है। अफ्रीका बराबर में छोटा सा द्वीप जैसा देश है, अलग से लगा हुआ है अफ्रीका, ये ना ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे अलग। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा देश है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा, इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि जो AU है, अफ्रीकी यूनियन है, इसने मेडागास्कर की सदस्यता को क्या कर दिया है? अभी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका उल्लंघन किया है, जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको क्या किया है? उनका वायलेशन यहाँ पे हुआ है। इसलिए AU ने, यानी कि अफ्रीकन यूनियन ने, इसकी जो कैसे कहेंगे, सदस्यता, मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। आप सभी को पता है AU क्या है? AU जब चर्चा में आया था, जब G20 भारत ने होस्ट किया था, तब AU को G20 का सदस्य बनाया गया था, तब वो न्यूज में आया था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। ठीक है, तो AU क्या है? बेसिकली AU है जो अफ्रीकी देश हैं
एक साथ आकर के शांति, विकास हो गया या फिर कॉपरेशन की बात हो गई, इन सबको बढ़ाने के लिए एक संगठन के रूप में वह काम करते हैं, यानी कि अफ्रीकी देशों का एक समूह है। ठीक है, क्लियर। जब हम बात कर रहे हैं एयू की, तो बेटा एयू को स्थापित किया गया था, कब किया गया था मुझे को बताएगा। हम बात कर रहे हैं एयू, हट जा, क्या कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई एयू को स्थापित कब किया गया था, 2001 में इसको बनाया गया था। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि क्यों बनाया गया था, क्या पर्पस था। डरबन में बनाया गया था, डरबन। ठीक है, ये पॉइंट। डरबन कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी, क्लियर। देन यहाँ तक कोई दिक्कत। हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ पे आएगा भाई। तो हेडक्वार्टर इसका है यूथोपिया में, इथोपिया, यूथोपिया नहीं इथोपिया, हेडक्वार्टर है इथोपिया में। कोई दिक्कत यहाँ तक। डन। हम पढ़ रहे हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बात करेंगे सदस्य कितने हैं इसके, कितने सदस्य हैं भाई, कितने सदस्य हैं इनके पास बताइए। इनके पास है 55 सदस्य, 55। इट हैज 55 मेंबर्स इन दिस यूनियन। ठीक है जी, दिक्कत, क्लियर पॉइंट। तो एक सिंपल सा मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या यह WTO की तरह जो यूएन है, सॉरी यूएन की तरह, यूएन से पहले जैसे एक संस्था हुआ करती थी, उसकी तरह कुछ संस्था इससे पहले भी काम करती थी अफ्रीका के लिए। तो अफ्रीका के लिए एक और संस्था हुआ करती थी जो अफ्रीका के संगठन, अफ्रीका के साथ लाने की बात करती थी, OAU। ठीक है जी, क्या बात कर रहे हैं हम, OAU एक संस्था हुआ करती थी, OAU, और इसको स्थापित किया गया था 1963 में। कब किया गया था, 1963 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो OAU एक संस्था हुआ करती थी जिसको बाद में रिप्लेस किया 2001 में अफ्रीकन यूनियन ने। अफ्रीकन यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ पे, डरबन में है, जो पड़ता दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इथोपिया में है, सॉरी डरबन में स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर हमारा इथोपिया में है। 55 सदस्य हैं अभी के लिए, और OAU एक संस्था हुआ करती है जिसको रिप्लेस किया था किसने, सिंपल सा हमारा अफ्रीकन यूनियन ने। मैं फिर से बता दूं, अफ्रीकन यूनियन हाईलाइट हुआ था G20 के दौरान बहुत ज़्यादा, और अभी भी यह हाईलाइटेड है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ पहले क्या काम करते हैं, मैं क्या काम किया है, क्या काम करने का क्या उद्देश्य के साथ इसको स्थापित किया गया था, ताकि अफ्रीकी देश हैं उनके बीच क्या हो, संगठन बने, एकता रहे, और वह सहयोग के भाव से आगे बढ़े। ठीक है, अफ्रीका में ओवरऑल शांति रही, क्योंकि उसको आप सभी को पता है अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क महाद्वीप बोला जाता है। डार्क महाद्वीप बोला जाता है अफ्रीका को। ठीक है, तो महाद्वीप को सुरक्षित रखना, शांति बनाए रखना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक रहें और मिलकर आगे बढ़ें। ठीक है, दुनिया में जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य की हम बात करें, मानव अधिकारों से संबंधित बात करें, उन सब के लिए अगर क्या करें, रक्षा करें उनकी, क्योंकि जब इन सब चीज़ों को वायलेशन होता है तो वहाँ पर अक्सर मिलिट्री को हो जाता है, और वो यहाँ पे हुआ है कि जो हम बात कर रहे हैं मेडागास्कर की, ये यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो अफ्रीकन यूनियन, जैसे कि हम आसियान को पढ़ते हैं, एक रीजनल ग्रुप है, इस तरीके से अफ्रीकन यूनियन भी एक रीजनल ग्रुप है। कॉन्टिनेंट में जो देश है उनके एक दूसरे के साथ आकर, है ना, कोऑपरेट करके एक साथ आगे बढ़ने को उद्देश्य से उन्होंने एक संगठन बना रखा है जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो जिस तरीके से आसियान भी एक अपना वो चलाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनका भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी मेरे आपको थोड़ी चीज़ बतानी थी कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, तो मैंने आपको थोड़ी डिटेल में बताने की कोशिश की। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हु वॉन द ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2025। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आई होप कि कहीं आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सितंबर गया, अभी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। चलो फिर भी कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं कुलदीप यादव, ब्रेन बेनेट, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए, बताइए सर। राइट ऑप्शन हमारा है अभिषेक शर्मा, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंथाना, स्मृति मंथाना, इन दोनों को ही आईसीसी मंथ अवार्ड फॉर सितंबर दिया गया था, ठीक है। तो मेंस के लिए जब हम बात करें तो अभिषेक शर्मा, वही हम बात करें स्मृति मंधाना को दिया गया, मंधाना मंथाना जो भी आप समझ लो, ठीक है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम सॉरी। डन। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। डन, क्लियर। चलो आगे आते हैं, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है वी राइज इनिशिएटिव वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड विच अदर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हमारा है डीपी वर्ल्ड, अर्बन कंपनी, न्यूसॉप, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। तो बताइए सर कि एक यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहल की बात हुई है वी राइज, किसकी बात हुई है, वी राइज एक पहल है, उसकी बात की गई है। ये पहल नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट की गई थी सॉरी, नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड, इन दोनों के द्वारा इसको निश्चित किया गया था, इस पहल को, ठीक है साहब, क्लियर। तो आई होप कि ऑप्शन आंसर तो आपको मिल गया है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था, पर्पस था वी राइज का मतलब महिलाओं को सशक्त करना। तो पर्पस क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमों को बढ़ाना, ठीक है, क्लियर पॉइंट हद तक। तो पर्पस क्या था कि महिला उद्यमिता को बढ़ाना, यहां पे लिखा हुआ है वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, डब्ल्यूईपी को बढ़ाना। भाई डब्ल्यूईपी क्या है, शुरुआत कहाँ हुई, उद्देश्य क्या था कि भारत में जो महिलाएं हैं उनको एक उद्यमता के लिए एक मंच दें, उनका जो मंच उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। और पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, मैंने आपको बता दिया, नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि पहल तो स्टार्ट हुई थी, बट पहल स्टार्ट हुई कब थी। तो भाई ये पहल स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2025 में। कब हुई थी, अक्टूबर 2025 में यह पहल स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, अक्टूबर 2025 में, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। मैं बता चुका हूं उद्देश्य क्या था। डन, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द कपास क्रांति मिशन। दिस इज द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। टू प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन थ्रू रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एक्सटेंशन सर्विस। ऑप्शन हमारे हैं 300 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, just think about what is the correct option. I am still waiting for 10 seconds. After that I will start to discuss this question. तो राइट ऑप्शन तो हमें पता चल गया होगा क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा है 600 करोड़, 600 करोड़। तो जी राइट ऑप्शन हमारा है 600 करोड़, क्लियर कट, डन। जो कि कपास क्रांति मिशन के लिए सैंक्शन किया गया था पैसा। इसका उद्देश्य क्या था, अनुसंधान करना, टेक्निकल इनोवेशन, सेवाओं का विस्तार करना, फैलाव करना, ताकि कि लंबे रेशे वाली कपास की खेती हो, लॉन्ग स्टेपल्स कॉटन, है ना, उपज बढ़े। और जब हम बात कर रहे हैं कपास क्रांति मिशन, तो हमें यह देखा गया, हमने वर्ड देखा था बजट 2025-26 के अंतर्गत, 2025-26 के अंतर्गत हमने ये पहली बार इनिशिएटिव देखा था, ठीक है। जो स्टार्टिंग में
महाराष्ट्र के किसानों के लिए स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के किसानों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए इनिशिएटिव था। ठीक है, हालांकि बाद में से बढ़ाया गया, अब ये तेलंगाना में भी से स्टार्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे सबके लिए किया जाएगा, बट स्टार्टिंग हुई थी महाराष्ट्र से। क्लियर पॉइंट है? डन। ठीक है, तो किसानों को कपास बेचने के लिए इसमें क्या होगा, वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। बिचौलियों से क्या होगा, बिचौलियों से जो बिचौली होते हैं उनको हटाना। इस मिशन के माध्यम से क्या किया जा रहा है बता रहा हूँ, स्लॉट बुक करो अपना बेचने के लिए, बिचौलियों को हटा दो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बिचौली हट जाएंगे, स्लॉट के हिसाब से जाओगे, तो जो ओवरऑल आपका जो वैल्यू है प्रोडक्ट का वो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक ऐप लॉन्च किया गया है, कपास किसान। ठीक है, इससे रिलेटेड एक ऐप है जो आपको पता होना चाहिए, किसान कपास। ठीक है, डन। चलिए, राइट ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योति सुरेखा वेनन। ज्योति सुरेखा वेनम फर्स्ट इंडियन वुमेन, याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन विच स्पेसिफिक कैटेगरी। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, डिस्कस कीजिए थोड़ा। बताइए राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा है इंडिविजुअल रिकर्व, टीम रिकर्व, कंपाउंड, मिक्स्ड टीम, इंडिविजुअल, कंपाउंड। तो बेटा हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड मिक्स्ड टीम में इन्हें मेडल मिला है। ठीक है जी, क्लियर है तो कोई दिक्कत? पहली भारतीय महिला बनी है, तो अपने आप में ये इंपोर्टेंट हो जाता है, पहली तो पहली भारतीय महिला है, तो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत? बस इसलिए इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मेडल मिला है और पहली बार एक भारतीय महिला को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल, क्योंकि एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे जब आप तैयारी करते हैं, कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि हम बात करें अल्पसंख्यक, हम बात करें महिलाएं, हम बात करें बच्चे, हम बात करें जो दिव्यांगजन है, इनसे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट अगर होता है, तो ये हमारे वल्नरेबल सेक्शन है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक सिविल्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आएंगे नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, इन विच कॉम्पिटिशन डिड जोरावर सिंह संधू अर्न हिज ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो बात हो रही है जोरावर सिंह संधू की, उन्होंने ब्रोंज मेडल अचीव किया है, किस कंपटीशन में अचीव किया है? सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ आई एम नॉट हियर टू ट्रांसलेट दिस क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सिंपल सा है कि जोरावर ने किस कंपटीशन में ब्रोंज मेडल जीता है। ऑप्शन हमारे हैं एशियन गेम्स 2025, ISSF वर्ल्ड 2025, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन 2025, कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप 2025। बताइए राइट ऑप्शन क्या है, बताइए जी, बताइए राइट ऑप्शन क्या है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है हमारा, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो विश्व चैंपियन शॉटगन है, उन शॉटगन जो कंपटीशन था 2025 में, इस कंपटीशन में जोरावर सिंह संधू ने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। ठीक है,
नेक्स्ट मेरा फैक्ट ये है कि यह इवेंट कहाँ हो रहा था, तो यह इवेंट हो रहा था एथेंस ग्रीस में। कहाँ हो रहा था बेटा? एथेंस में हो रहा था। एथेंस यानी ग्रीस में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? डन। चलिए मेरे को बताइए कि यह इवेंट था, इस इवेंट में गोल्ड मेडल किसे मिला है? इस इवेंट में गोल्ड किसे मिला है? गोल्ड मेडल तो पता चाहिए, सिल्वर तो छोड़ो, छोड़ दो, अपने भारत का था वो, इसलिए तो पता कर लिया कि कहाँ हुआ था, क्या किस इवेंट में हुआ था, लेकिन गोल्ड मेडल किसे मिला था? तो जोसेफ, जोसेफ है एक क्रोएशिया के। जोसेफ है क्रोएशिया के, जोसेफ ग्रानोविक फुल नेम है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है इस इवेंट में। ठीक, चलिए आगे चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड बिलेट एज द वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025? ऑप्शन हमारा है यूनेस्को, यूएन टूरिज्म एजेंसी, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, यूरोपियन यूनियन। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? बताइए राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 का टाइटल बिलेट गांव को दिया गया है, और यह किस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है? टूरिज्म से रिलेटेड है तो भाई टूरिज्म ही देगा ना। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? बेस्ट टूरिज्म विलेज, तो भाई यूएन टूरिज्म एजेंसी के द्वारा यह टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो ब्लेड जो गांव है वो स्लोवेनिया का एक गांव है। स्लोवेनिया किस गांव बेटा? स्लोवेनिया का गांव है। कहाँ गया ये? जरा स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया। ठीक है, बेसिकली ये गांव नहीं शहर है, बट गांव का टाइटल दिया तो स्लोवेनिया गांव लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो स्लोवेनिया का एक गांव है, बेसिकली शहर है ये, है ना। इसे बेस्ट गांव का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। किस द्वारा दिया गया? यूएन के द्वारा गया, यूएन टूरिज्म एजेंसी के द्वारा यह टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि यह चौथा गांव बन गया है जिसे बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है। चौथा गांव है ये जिसे बेस्ट विलेज का टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले कौन कौन से गांव थे जिनको मिला है ये? देख चौथा है ना, तो तीन भी तो होंगे, तो स्लोवाका, राडोवल्जिका और बोहिंज, बोहिंज यह दिया गया है। नेक्स्ट हमारा मेरा क्वेश्चन है कि यह इवेंट जो हो रहा है, इवेंट की लोकेशन क्या है? लोकेशन आएगा नहीं, फिर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ द इवेंट, लोकेशन ऑफ द इवेंट क्या थी भाई? कहां पे हो रहा है बताइए? चीन में हो रहा है, सिंपल। चाइना में ये हुआ है। क्लियर? चलिए आते आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग ओवर 26.17 lakh earthen lamps across 56 घाट इन अयोध्या ड्यूरिंग द दीपोत्सव। बताइए। बताइए सर, क्या ऑप्शन हमारा है? उत्तर प्रदेश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? बनी हुई बताइए क्या बनाया है जल्दी से। क्या बनाया है कि जो मिट्टी के दिए जलाए गए हैं वह किस दीपोत्सव पर जलाए गए थे जो रिकॉर्ड बना है? तो यह मैं सिंपल बता रहा हूँ, नाइन्थ दीपोत्सव था जिस पर यह रिकॉर्ड बना है। ठीक है, सिंपल सा है, दीपावली पे जो दीप जलाए जाते हैं उसमें सब 26.17 लाख से अधिक दीपक जलाए गए। उसको देखते हुए यह एक रिकॉर्ड बन गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, 56 घाटों पर चलाए गए थे, इट इज नॉट सफिशिएंट, बट 9th वाला भी सफिशिएंट नहीं था, बट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, शायद रिक्वायरमेंट ना हो, बट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसकी वजह से मेरे आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज मैं भी स्किप कर देता इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू
लीगलाइज एंथुनेशिया, ठीक है। एंथुनेशिया, यूथनेशिया, यूथनेशिया, सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या है? तो राइट ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उरुग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू। तो राइट ऑप्शन हमारा है उरुग्वे, ठीक है। तो बेसिकली उरुग्वे में क्या हुआ है कि उरुग्वे ने क्या किया है, जो जब हम बात कर रहे हैं यूथनेशिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु होती है बेसिकली, इसको लीगलाइज करने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन पहला देश कहाँ बना? लैटिन अमेरिका कंट्रीज में बना है बेटा, है ना। आप ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पहला देश बना है, ठीक है। दुनिया भर में और देश बन चुके हैं, बट यहाँ पे लैटिन अमेरिका एक वर्ड लिखा हुआ है, जिसके कारण ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। इससे इस निर्णय से क्या होगा कि दुनिया भर में जो और देश हैं जिन्होंने लीगल बना दिया इच्छा मृत्यु को, उसमें शामिल हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जो अबॉर्शन होता है ना, समलैंगिक विवाह होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या है, वैध वैध बनाने की क्या हो रही है, सुधार की जरूरत पड़ जाएगी, बन गए वहाँ पर लीगली, ठीक है। और भी ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल लैटिन अमेरिका देशों में केवल कोलंबिया और इक्वाडोर ने कानून के द्वारा, कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं अदालतों के द्वारा, जो इच्छा मृत्यु है उसे लीगल यानी कि अपराध मुक्त बता दिया है, यानी कि कोई अगर ऐसा करता है तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो उरुग्वे में जो हुआ है वो अदालत के माध्यम से नहीं हुआ है तो जो उरुग्वे में हुआ है वह अदालत के माध्यम से नहीं हुआ है, अदालत के माध्यम से कोलंबिया, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ, अरे भाई हटना, अब क्यों आ रहा है। तो इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, इन दोनों ने अदालतों के माध्यम से पहले ही कर रखा है, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा शब्द को समझ लेते हैं कि भाई यूथनेशिया है क्या, इच्छा मृत्यु है क्या। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर मृत्यु देना, ठीक है। मर्डर यहाँ पे नहीं करनी कह रहे हम, ठीक है। ऐसा नहीं आप किसी को जिंदा को मार दो, बोलो इच्छा मृत्यु थी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा समझ लो कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जानबूझकर मृत्यु देना ताकि जो उसको पीड़ा हो रही है, दर्द मिल रहा है, उसे वो मुक्त हो जाए। सपोज करो कोई व्यक्ति बेड पे है, कोमा में है, और वह जो बचने के चांसेस बहुत लेस हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या है, वो उसको पेन ही मिल रहा है, ना तो वो मर रहा है ना वो जी पा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मर्डर की बात नहीं हो रही है, ऐसा सोच के मर्डर के लिए अलाउ हो गया, नहीं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इच्छा मृत्यु, ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक्टिव होता है, सक्रिय हो गया एक, जिसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को दवा या फिर कोई भी अन्य तरीके से जानबूझकर मृत्यु देना, ठीक है। दूसरा एक होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जहां पर क्या हो रहा है, मैंने क्या था पहले केस में दवा हम दे रहे हैं, दूसरे में क्या हो रहा है कि जो मरीज का सपोर्ट सिस्टम है, जो मरीज का सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम को आप हटा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, वो मर जाएगा, फिर नेचुरली धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है। सपोज करो कोई वेंटिलेटर पे था, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, आप हटा दो तो मर जाएगा, ऐसा वाला केस हो गया, ठीक है। और मैं पहले बोल रहा हूँ, डॉक्टर अगर बोल रहे हैं कि अब पॉसिबल नहीं है, तब की बात हो रही है, ठीक है। एक होता है सहायता प्राप्त, यानी कि मरने में भी सहायता करना, जब कोई डॉक्टर या किसी व्यक्ति के द्वारा उस इच्छा मृत्यु में सहायता की जाए तो उसे बोलते हैं सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु। समझ लो, इच्छा मृत्यु में कई प्रकार टाइप होते हैं। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में क्या सिनेरियो है। तो भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु इलीगल है। सक्रिय यानी कि पहला वाला, कि आप किसी को किसी इंजेक्शन या फिर किसी के द्वारा, किसी दवा के द्वारा उसे जानबूझकर आप मार नहीं सकते, यानी कि तो इलीगल ही है पहला, तो ठीक है जी। दूसरा हम बात करते हैं निष्क्रिय, यानी कि सपोर्ट सिस्टम हटाना, वो वैध है,
लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि आपको इतने लोगों का पैनल बनेगा हाई कोर्ट के जज के प्रेजेंस में, फिर वो रिकमेंड करेगा, उन दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 2018 का, जहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डन, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं कि अगर हम समझें तो कोई और भी देश है जहाँ पर ये इच्छा मृत्यु लीगल है? तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, और अभी हाल ही में हमने देखा यूके ने भी एक बिल पास कर दिया है जहां नाम है एंड ऑफ लाइफ बिल। अभी यहाँ यूके में भी किया गया एंड ऑफ लाइफ बिल, यूके के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूके के द्वारा भी अभी हाल ही में किया गया है। उसका यह है कि जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है उनको हम सहायता प्राप्त करके जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई होप, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।